इस वीडियो के अंदर हम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद 243 ए से लगाकर 243 ओ तक के सभी अनुच्छेदों को समझने वाले हैं और साथ के साथ में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितनी भी समितियां हैं और कब से पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ है, कहां से लागू हुआ, उसके बारे में साथ के साथ में जितने भी अनुच्छेद हम ये पढ़ेंगे वो सारे ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताए जाएंगे ताकि आपको आसानी से याद हो सके। और 20 जो है एमसीक्यू भी साथ में सॉल्व कराएंगे और एमसीक्यू के अंदर ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं हम जो पिछली जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर जो है पूछे गए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है आपको पता होगा लॉर्ड रिपन के समय से ही जो है ये व्यवस्था चलाई जा रही है और लॉर्ड रिपन को ही जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है माना जाता है। अनुच्छेद 40 के अंदर जो है पंचायती राज संबंधित प्रावधान किए गए हैं जो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आता है। अनुच्छेद 40 इसी के अंदर राज्य जो है ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा, ये अनुच्छेद 40 के अंदर बताया गया है। उसके बाद इसी निर्देश के अनुसरण में जो है भारत सरकार ने 73वें संविधान संशोधन यानी कि 1992 के अंदर जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और भाग 9 में इसके लिए उपबंध किया है। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सा भाग हो जाएगा, तो भाग 9। और कौन से संविधान संशोधन से जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है, तो 73वें संविधान संशोधन से। और ये कब का अधिनियम है, 1992 का। इसके बाद संविधान के भाग 9 में जो है 243 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उपबंध किया गया है। तो पंचायत संबंधी जो अनुच्छेद है वो 243 है और 243 ए से लगाकर ओ तक यानी कि 16 अनुच्छेद जो है वो आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। 243 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की जो है परिभाषा दी गई है। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुभारंभ जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से हुई थी। तो आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर 1959 के अंदर जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुभारंभ किया गया था और वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर जिले से हुआ था और नागौर जो है राजस्थान के अंदर आता है। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का जो है शुभारंभ किया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 में जो कि 25 अप्रैल 1993 से भारत में लागू हुआ। यहाँ पर 25 नहीं, यहाँ 24 अप्रैल 1993 से भारत में लागू हुआ था, जो पंचायती राज से संबंधित हैं। अब उसके बाद 73वें संविधान संशोधन के अंदर जो है भाग 9 के अंदर अनुच्छेद 243 के अंदर जो है 243 क से लगाकर हना तक यानी 243 क वाला हो जाएगा ए वाला, ए मतलब क और अना मतलब होता है 243 ओ तक जो है अनुच्छेद जोड़े गए हैं तथा अनुसूची 11 जोड़ी गई है। अनुसूची कौन सी जोड़ी गई है, तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित अनुसूची जो है वो 11 है जिनके अंदर 29 विषय दे रखे हैं। जैसे 9 + 2 कितना होता है 11, तो 11 अनुसूची जोड़ी गई है और विषय कितने हैं, 29 विषय हैं। अब पंचायती राज संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो ट्रिक के द्वारा जो है हम समझेंगे। सबसे पहला अनुच्छेद जो है वो है 243। 243 के अंदर परिभाषाएं दे रखी हैं, ये आपको याद रखना, परिभाषाएं हैं 243 के अंदर। 243 ए के अंदर ग्राम सभा है। ए का मतलब होता है असेंबली, असेंबली का मतलब आप समझ सकते हैं, असेंबली का मतलब होता है सभा, सभा यानी कि ग्राम सभा। ए से आपको असेंबली यानी ग्राम सभा याद रखना है। बी का मतलब होता है ग्राम पंचायतों का गठन, तो बी से हो जाएगा बनाना या फिर बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है गठन या बनाना, बनाना से हो सकता है गठन, जैसे बनाना का मतलब होगा गठन, बनाना किसी चीज़ को हम बनाते हैं या फिर उसका गठन होता है। तो बी से बनाना यानी ग्राम पंचायत का गठन जो है वो हो जाएगा अनुच्छेद 243 बी के अंदर। और ए को हम क्या लिखते हैं, क लिखते हैं, फिर बी को ख लिखते हैं, सी को घ लिखते हैं। ऐसे हिंदी वर्णमाला के अनुसार भी जो है अनुच्छेद को लिखा जाता है। उसके बाद सी का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, सी का मतलब कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन का हिंदी में मीनिंग होता है संरचना। तो ग्राम पंचायतों की संरचना जो है वो अनुच्छेद 243 सी के अंदर है। उसके बाद
डी का मतलब आपको याद रखना आरक्षण, डी से 243 डी से हो जाएगा आरक्षण, यानी कि रिजर्वेशन होगा। इसके अंदर महिलाओं को 1/3 का जो है आरक्षण दिया गया है, और SC ST का आरक्षण जो है जनसंख्या के हिसाब से जो है दे रखा है। उसके बाद ई का मतलब होता है ईयर, ई का मतलब आप ले सकते हैं ई से ईयर हो जाएगा। ईयर यानी कि ईयर का मतलब होता है वर्ष, वर्ष यानी कि कार्यकाल, तो ईयर से आपको समझना है कि पंचायतों का कार्यकाल, तो ई से हो जाएगा पंचायतों का कार्यकाल, या जिसको हम अवधि भी बोल सकते हैं। तो पंचायतों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। उसके बाद एफ का मतलब होता है सदस्यों की अयोग्यताएं। तो एफ का मतलब, एफ से आप जान सकते हो, एफ का मतलब होता है फेल। फेल कब होते हैं? जब अयोग्य होते हैं। तो अयोग्यताएं किसमें हैं? तो 243 एफ के अंदर आ जाएगी। उसके बाद जो है अनुच्छेद 243 जी का मतलब समझना आपको गवर्नर, और गवर्नर के पास क्या होती है? शक्तियाँ होती हैं। तो जी से गवर्नर, और इसमें हो जाएगी पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व जो है 243 जी के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद अनुच्छेद 243 एच में है जो पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ, जो कर टैक्स जो लगा सकती हैं पंचायतों के द्वारा, जो टैक्स लगाया जाता है उसको जो है एच के अंदर लिया गया है 243 एच के अंदर। उसके बाद 243 आई का मतलब, आई से आप लिख सकते हो इनकम, आई से क्या हो जाएगा? इनकम। तो इनकम किस में आएगा? वित्त आयोग में आएगा, वित्त से संबंधित है इनकम। तो 243 आई जो अनुच्छेद है वो वित्त आयोग से संबंधित है, जिसको हम राज्य वित्त आयोग या पंचायती वित्त आयोग के रूप में जो है जाना जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 243 जे का मतलब आप जान सकते हो, जे का से क्या हो जाए? जांच, जैसे होगा जांच, और जांच का मतलब होता है लेखाओं का जो देख रेख है, या संपरीक्षा जिसको बोलते हैं लेखाओं के, उनकी जांच से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 243 जे हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 243 के अंदर जो है दोस्तों वो याद रखना पंचायतों का निर्वाचन है, या राज्य निर्वाचन आयोग भी बोल सकते हैं, जिसको 243 के अंदर जो है पंचायतों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जिसको हम राज्य निर्वाचन आयोग भी जो है बोलते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 243 एल का मतलब लागू होना, एल से हो जाएगा लागू। तो संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू होना जो है ये 243 एल के अंदर आता है। और 243 एम से होता है मना करना, एम से क्या होगा? मना। तो मना इस भाग का कतिपय क्षेत्र में लागू न होना, कई क्षेत्रों में जो है ये लागू नहीं है, तो लागू न होना किस में आएगा? एम में आएगा। एम का मतलब मना करना, और एल का मतलब लागू। तो संघ राज्य क्षेत्रों में भी जो है ये लागू होता है, तो 243 एल। उसके बाद 243 एन जो है ना, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना है, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना है, तो ये 243 एन हो जाएगा। और 243 ओ जो लास्ट अनुच्छेद है, इस ओ से आपको याद रखना है, ओ से होता है ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन यानी कि हस्तक्षेप। तो किसी भी प्रकार का जो है हस्तक्षेप न्यायालयों के द्वारा नहीं हो सकता है। इससे संबंधित प्रावधान 243 ओ के अंदर किए गए हैं कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के जो हस्तक्षेप हैं वो वर्जन है। तो 243 वो जो है अंतिम अनुच्छेद है। 16 कुल अनुच्छेद जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के 243 अनुच्छेद के अंदर जो है दिए गए हैं। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था की जो प्रणाली है वो त्रिस्तरीय प्रणाली है। तो अगर ग्रामीण स्तर पर अगर हम देखें तो ग्रामीण स्तर पर जो है, ग्राम स्तर पर सबसे पहले ग्राम पंचायत होता है ग्राम स्तर पर। उसके बाद ब्लॉक या तहसील स्तर पर हम बोल सकते हैं पंचायत समिति होती हैं, और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद होता है। ये ग्रामीण निकाय के अंदर होता है। ग्रामीण निकाय के अंदर जो है ये त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। उसके बाद शहरी निकाय के अंदर जो है नगर निगम आता है, और फिर नगर पालिका आती है, और फिर नगर पंचायत आता है। तो ये तीनों जो है शहरी निकाय के अंदर जो है लागू होते हैं। अब पंचायती राज व्यवस्था संबंधित जितने भी जो महत्वपूर्ण समितियां बनाई गई हैं, उन समितियों के वर्ष भी जो है एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है, इसका गठन 1957 के अंदर जो है हुआ था। 1957 आपको याद रखना है, बलवंत राय मेहता समिति 1957। उसके बाद अशोक मेहता समिति आई थी 1977 के अंदर। तो 1977 आपको याद रखना है। इसी के अंदर जो है, इसी के अंदर 10 प्लस करेंगे अगर हम 57 के अंदर प्लस 10 करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा अपने
अशोक मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति के बाद आई थी अशोक राय मेहता समिति, और 10 वर्षों के बाद आई, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हनुमंत राव समिति जो है 1983 के अंदर आई थी, और GV.K. राव समिति 1985 के अंदर आई थी। तो हनुमंत जो समिति, हनुमंत राव, इसमें भी हनुमंत राव हैं और इसमें भी जो है GV.K. राव है। तो इन दोनों के बीच में जो है 2 साल का गैप है, 83 और 85। यानी हनुमंत राव समिति 83 में आई थी 1983, और GV.K. राव समिति जो है 1985 में आई थी। और उसी के 1 साल बाद यानी 86 में जो है सिंघवी समिति आई थी, LMS सिंघवी समिति। तो पहले हनुमंत आए थे, फिर उसके बाद आपको राव याद रखना है, हनुमंत राव फिर सिंघवी, ये 83, 85 और 86 ऐसा आपको याद रखना है। फिर केंद्र राज्य संबंध पर सरकारी आयोग जो है उसका गठन 1983 के दिन 83 में किया गया था, और हनुमंत राव समिति का गठन भी जो है 1983 में किया गया था। तो केंद्र राज्य संबंध समिति सरकारी आयोग 1983 का है, और हनुमंत राव समिति भी जो है 1983 की है। उसके बाद 2 समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, PK थुंगन समिति 1989 से संबंधित है, और 1990 से संबंधित है हरलाल सी खर्रा समिति। तो खर्रा समिति 1990 से संबंधित है, और PK थुंगन समिति 1989 से संबंधित हैं। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो टॉप MCQ हैं, जो पिछले एग्जामों के अंदर जो है पूछे गए हैं, उसको हम प्रैक्टिस के तौर पर जो है पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न देख सकते हैं आप यहाँ पर, इनमें से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था वाला पहला राज्य है? पंचायती राज व्यवस्था वाला जो है पहला राज्य कौन सा है? 4 राज्य दे रखे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो पंचायती राज व्यवस्था आपको बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 के अंदर जो है नागौर यानी कि राजस्थान में लागू की गई है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा देता है? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कौन सा अनुच्छेद देता है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1992 के अंदर जो है ये संशोधन पारित किया गया था, और जो 1993 से जो लागू हुआ है। पंचायती समिति में मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो पंचायती समिति में जो मुख्य अधिकारी होता है वो विकास अधिकारी होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। त्रिस्तरीय प्रणाली के अंदर पंचायत समिति में 3 स्तर में शामिल है, जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है, लेकिन ग्राम समिति जो है वो त्रिस्तरीय में जो है शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग एक है। तो राज्य वित्त आयोग जो है क्या है? तो एक वो संवैधानिक निकाय है, और राज्य वित्त आयोग के बारे में भी जो है हम डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर राज्य वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ये जो है बनाया गया है। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से बाद के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है। 1993 से जो है राज्य वित्त आयोग लागू हुआ है, और जैसे केंद्र के अंदर केंद्र का जो वित्त आयोग है वो अनुच्छेद 280 में है, उसी प्रकार राज्य का जो वित्त आयोग है वो अनुच्छेद 243I के अंदर है। 243I के अंदर यानी इनकम यानी राज्य वित्त आयोग है, और इसका उद्देश्य पंचायतों को जो है वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है, उनको वित्तीय सहायता जो है प्रदान करवाना है। उसके बाद इसमें जो है राज्य वित्त आयोग को राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, और राज्यपाल आयोग के लिए अन्य सदस्यों तो अधिकतम 4 की नियुक्ति भी कर सकता है। तो राज्य वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है, और वो अधिकतम 4 सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्य वित्त आयोग में कर सकता है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? तो जिला परिषद को जो है कौन भंग कर सकता है? तो राज्य सरकार जो है वो जिला परिषद को भंग कर सकती है। अगला प्रश्न है, यदि एक पंचायत भंग कर दी जाए तो चुनाव कितने समय के भीतर आयोजित किए जा सकते हैं? कि अगर पंचायत जो है भंग हो जाए तो कितने समय के भीतर जो है वो चुनाव होने चाहिए? तो पंचायत विघटन की तारीख से 6 महीने तक के बीच में जो है चुनाव हो जाने चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
24 अप्रैल आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। ग्राम पंचायत का कार्य कौन सा नहीं है, तो स्थानीय बाजारों की स्थापना और रख रखाव है। परिवहन सुविधाएं जो है ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है। संक्रामक रोगों की रोकथाम भी है और गांव की गलियों की रोशनी संबंधित कार्य भी जो है पंचायत के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित करता है। तो राज्य सरकारों को पंचायती को व्यवस्थित करने का जो निर्देश है वो नीति निर्देशक तत्व यानी कि अनुच्छेद 40 के अंदर है, जिसके अंदर ग्राम पंचायतों का गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज संरचना के अंदर कितने स्तर होते हैं। तो पंचायती राज संरचना के अंदर 3 स्तर यानी कि त्रिस्तर होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। तो ग्राम पंचायतों द्वारा बिक्री कर नहीं लगाया जाता है, भूमि राजस्व कर भी नहीं लगाया जाता है। स्थानीय मेलों पर जो कर है वो ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न है जिला योजना समिति के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है। तो जिला योजना समिति के सचिव के रूप में जो है वो जिला कलेक्टर जो है वो कार्य करेगा। चौथा ऑप्शन जो है राइट आंसर है, जिला कलेक्टर जो है जिला योजना समिति के सचिव के रूप में जो है कार्य करता है। अगला प्रश्न है वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ग्राम पंचायत के द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो सहायता अनुदान है वो प्राप्त किया जाता है। तीसरा यानी ग्राम पंचायत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे MCQ जो एग्ज़ाम के अंदर जो है बार बार पूछे जा रहे हैं और आगे के एग्ज़ाम में भी जो है इन्हीं MCQ में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है मिलने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।